बात कर लेते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। भाई सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? ये है सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर इन अ सिंगल हैंड। सारी डिसीजन कौन ले रहा है? टॉप मैनेजमेंट। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। भाई सेंट्रलाइजेशन तो समझ आ गया, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ पावर अमंग द सबऑर्डिनेट्स। पावर किस में बांट रहे हैं? पावर बांट रहे हैं सबऑर्डिनेट्स में। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। भाई सारी पावर को बांट रहे हैं सबऑर्डिनेट में। अब ये बताइए, सारी पावर अगर सबऑर्डिनेट में बांट दी तो टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अगर सारी पावर टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास रख ली तो भाई इसमें लगेगा टाइम डिसीजन लेने में। क्यों? छोटे से छोटे काम के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना है, एक रास्ता ढूंढना है, बीच का रास्ता। वो क्या? जो मेन डिसीजन है वो कौन ले? टॉप मैनेजमेंट। लेकिन जो रूटीन बेसिस डिसीजन है, जो डेली के काम है, वो कौन करे? वो करे सबऑर्डिनेट्स। यही स्कूल में होता है। जो मेन डिसीजन है वो लेते हैं प्रिंसिपल या मैनेजमेंट। जो रूटीन बेसिस डिसीजन है, जैसे अटेंडेंस लगाना, बच्चों को मैनेज करना, सिलेबस कंप्लीट कराना, ये हैंडओवर किया जाता है किसके पास? सबऑर्डिनेट्स के पास। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। यहां हम लोग बात कर लेते हैं फेयोल के नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है ऑर्डर। भाई ऑर्डर को देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है? या तो पिज्जा वाला ऑर्डर या फिर जज वाला ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये दोनों में से कोई सा वाला ऑर्डर नहीं है। ये क्या है बता देते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए और हर पर्टिकुलर चीज के लिए होना चाहिए सुटेबल प्लेस। कई बार क्या होता है, घर में हम आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा क्योंकि हमने उसके लिए कोई सुटेबल प्लेस बनाया ही नहीं। ऑर्डर होता है हमारा दो टाइप का, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है? हर चीज को रखने के लिए, एवरीथिंग, उसके लिए होना चाहिए सुटेबल प्लेस, जैसे कि ढूंढना ना पड़े। और सोशल ऑर्डर क्या कहता है? हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी होना चाहिए सुटेबल प्लेस। आखिर ऐसा क्यों? चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को एक पिक्चर। यही है मेरा मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। हर चीज को रखने के लिए होना चाहिए सुटेबल प्लेस, चाहे वो फाइल हो, चाहे हो कोई भी स्टेशनरी, जिससे कि उसको ढूंढना ना पड़े। घर में हम लोगों को कई बार क्या होता है, अपनी चीजें ढूंढनी पड़ती है क्योंकि सुटेबल प्लेस नहीं होता। ये है मेरा सोशल ऑर्डर। हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए सेपरेट कैबिन, जैसे स्कूल में भी होता है मैनेजमेंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए, रिसेप्शन के लिए और टीचर के स्टाफ के लिए, जिससे कि उनको सर्च ना करना पड़े। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर चेन के बारे में। भाई स्केलर चेन क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहां समझ लें कि ओ क्या है? प्रिंसिपल है, एक स्कूल के प्रिंसिपल। या हम लोग बोल सकते हैं O is the head of the organization। और यहां दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, एक का नाम है साइंस, एक का नाम है कॉमर्स। किसी कंपनी में बात करो, उसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कुछ भी नाम ले लीजिए। यहां हो क्या रहा है? कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है? ओ को अगर कुछ भी ऑर्डर देना होगा, किस तरह से पास होगा? ओ पास करेगा ए को, ए बी को, बी सी को, सी डी को, सेम इस वाली साइड ई एफ जी एच। ओ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा किससे? बी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ई और एफ दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तरीका क्या होगा? बी ए ओ ओ ई एफ ऐसे होगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए
तो इमरजेंसी के टाइम पर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं गैंग प्लांग। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो भी सेम रैंक के लोग आपस में बात कर सकते हैं। जैसे डी एच से, डी एफ से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दो स्कूल के प्रिंसिपल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो स्कूल के टीचर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक स्कूल का टीचर और दूसरे का प्रिंसिपल, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। इमरजेंसी के टाइम पर गैंग प्लांग यूज किया जा सकता है। देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। भाई नेक्स्ट वाला हमारा प्रिंसिपल है जिसका नाम है इक्विटी, और इक्विटी को कहा जाता है इक्वालिटी। भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए? वर्कर्स के बीच में होनी चाहिए। आखिर क्यों होनी चाहिए? ये कहा जाता है इस प्रिंसिपल में, देयर शुड बी नो बायसनेस, यानी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए अमंग द वर्कर्स के बीच में। भाई कौन सा, किस तरह का पक्षपात? हम लोग बोल सकते हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, इनके बीच पर कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज को ट्रीटेड कैसे करना है? इक्वली करना है जितना हो सकता है। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयर करते क्या हैं, कुछ एम्प्लॉयज को तो देते हैं ज्यादा प्रेफरेंस और कुछ को देते हैं कम प्रेफरेंस। कुछ लोग क्या होते हैं, मेल के प्रति बायस होते हैं, कुछ होते हैं फीमेल के प्रति बायस। ऐसा नहीं करना है, सभी को देनी है इक्वल अपॉर्चुनिटी और सबको ट्रीट करना है इक्वल। यही इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का है मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। ये है नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। भाई पर्सनल कहा जाता है एम्प्लॉयज के लिए। भाई किसकी स्टेबिलिटी? एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी। आप कहिए एम्प्लॉयज कहां भागे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं कैसे क्या होता है। एक आप एग्जांपल लीजिए कि किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, उसको स्टार्टिंग में रखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर 15 दिन उसको रखा। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड क्या बोल रहे हैं, भाई तुमसे ना हो पाएगा प्रोडक्शन, इसलिए तुम्हें ट्रांसफर किया जा रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में। उसको सेल्स में रखा 15 डेज। सेल्स डिपार्टमेंट के हेड क्या बोल रहे हैं, भाई तुमसे सेल्स नहीं ना हो पाएगी, ऐसा नहीं करना है। भाई एक बात तो 15 दिन के अंदर तो वो किसी काम को समझ ही पाएगा, तब उसकी कहीं जाकर परफॉर्मेंस आएगी। इसलिए करना क्या है, हर एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम देना है टू शो देयर परफॉर्मेंस। भाई तभी तो वो परफॉर्म कर पाएगा। आप उसकी पोजीशन को अगर फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो कैसे काम कर पाएगा? भाई फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करनी है वर्कर्स की पोजीशन, और यही होता है इसका कीवर्ड। अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, अगर आप अपने एम्प्लॉय को करेंगे ज्यादा परेशान, तो अल्टीमेटली यहां क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या होता है, भाई एम्प्लॉयज रहना स्टार्ट करेंगे एब्सेंट। क्यों? क्योंकि उनका काम में नहीं लग रहा है मन, और इससे क्या होगा कि किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो हो जाएगी अफेक्टेड। इसलिए करना क्या है, भाई एम्प्लॉय टर्नओवर को तो रिड्यूस करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। ये है नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है इनिशिएटिव। भाई किस बात का इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं? यहां हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, फयोल ने ये कहा कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना है। किसमें इन्वॉल्व करना है? डिसीजन मेकिंग में। आप एक बारी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व तो कर देखिए डिसीजन मेकिंग में, ये इसका कीवर्ड भी है। अल्टीमेटली होगा क्या, वो उस काम को करने में करेंगे ज्यादा एफर्ट्स, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका मोटिवेशन लेवल होगा हाई, और वो किसी भी कंपनी को समझेंगे अपनी कंपनी, और बॉस को भी देंगे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस। अल्टीमेटली होना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाएगा अकम्प्लिश। यानी कि इनिशिएटिव क्या कहता है, वर्कर्स को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। चलिए देखते हैं लास्ट वाला प्रिंसिपल। ये है फेयोल का लास्ट वाला प्रिंसिपल जिसमें ये कहा जाता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। मतलब कि भाई सबके बीच में होने चाहिए अच्छे रिलेशन। किसके बीच में? वर्कर्स के बीच में। उनके बीच में होने चाहिए बॉन्डिंग और होने चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या होना चाहिए? द फीलिंग ऑफ आई शुड बी कन्वर्टेड विद द फीलिंग ऑफ वी। मतलब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं,
कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम किया है हमने। कोई ये ना कहे कि मैं सारा काम कर लूंगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबके बीच में होनी चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और यही इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का है मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है एस्पेरिट डी कॉर्प्स। देखते हैं लास्ट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो प्यार आप लोगों का मुझे मिल रहा है इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।